जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल चैप्टर 2 कृषि एग्रीकल्चर यानी का वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न जो सीधे पेपर में छपेगा, उस प्रश्न की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। इस प्रश्न को लेकर पूरे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश भी की जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम जो देखी जाए तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सेटअप का भी एग्ज़ाम का डेट निकल चुकी है 23 तारीख को लेकर। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब पूरे चीज़ को त्याग कर अपने जीवन को सफल बनाने में, अपने जीवन को धन्य बनाने में लग जाइए, क्योंकि यही समय आपको पूरी दुनिया में आपके नाम को लेकर उजाला कराएगा, ठीक है। याद रखेंगे, कही जाती है कि ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो, ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मन जिद्दी होनी चाहिए। भले आपका सपना छोटा हो या बड़ा हो, उसका पूरा करने के लिए उसको पूरा जुनून और मन जिद होना चाहिए, तब वह काम आप सफल कर सकते हैं, तब उसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ लग जाइए, बिहार बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जानेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। भारत में उपजाने वाली दो खाद्य नगदी एवं रेशे वाली फसल का नाम लिखें। तो कहेंगे भारत में उपजने वाली दो खाद्य फसल धान, गेहूँ। दूसरा कहेंगे दो नगदी फसल गन्ना, आलू। तीसरा कहेंगे दो रेशे वाली फसल कपास और जूट। अगर क्वेश्चन कर दे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक धान यानी चावल का उत्पादन होता है, तो सीधे छाप देंगे पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये बात याद रखेंगे। और कह दे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना जो नगदी फसल है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, और आलू का भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। और एशिया वाली फसल का नाम पूछ दें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र कहेंगे। और जूट कहेगा तो पश्चिम बंगाल कहेंगे। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य का नाम लिखें। तो पहला धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल तमिलनाडु है, और दूसरा देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पंजाब है। ऐसा आप लिखते हैं तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों का नाम लिखिए। जो वर्षा में बोई जाती है, वर्षा में बोई जाने वाली फसलों का कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, जो वर्षा की ऋतु में बोई जाती है। तो कहेंगे भारत में उपजाई जाने वाली कुछ वर्षाधीन फसलें हैं, जैसे धान, मकई, ज्वार, बंजरा, अरहर, कपास, जूट, तिल, मूंगफली इत्यादि। जो है क्या है, ये वर्षा ऋतु में फसलें उगाई जाती है, एक खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। तो कहा जाएगा कि भारत का कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। यानी जिस तरह घर का नींव होता है ना साहब, उस नींव के मुताबिक पूरे घर टिका हुआ रहता है उस पर, उसी तरह भारत को चलाने का श्रेय, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का श्रेय एग्रीकल्चर कृषि को दी जाती है। 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त हुई थी। यानी 2001 में जब जनगणना किया गया था, उस समय देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। उस समय देश की जनसंख्या 102 करोड़ होने के नाते 63% जनसंख्या जो था वह कृषि से रोजगार प्राप्त करता था, यानी खेती में अपने जीवन को व्यतीत करता था, और कृषि के दम पे जो कंपनियां चलती थी उस पे अपने रोजगार की प्राप्ति करते थे। कर यहाँ पे जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद घटते आ रहा है। यही कारण है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कमजोर हुआ है। यानी पहले की अपेक्षा देखा जाए तो आज शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण
को संक्षेप में लिखिए, यानी छोटा में। तो कहेंगे भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कुछ कारण निम्नलिखित है। पहला, संसाधन का ना होना। आज देखी जाए तो पहले जो परंपरागत कृषि होती थी तो उसमें हम लोग छोटे छोटे हंसुआ या कुदाल से खेती करते थे, जिस तरह पूर्वज खेती करते आ रहा था। आज भी उस समय संसाधन की कमी थी, नई नई तकनीक नहीं थी, नए नए बीज की कमी थी, जिसकी वजह से थोड़ा खेती करने में समय लगता था, ज़्यादा खेती नहीं कर पाता था आदमी। ठीक है। दूसरा जानेंगे पानी की कमी। उस समय खेती करने के उपरांत सिंचाई की सुविधा नहीं होती थी, जिसकी वजह से खेती हम लोग कम करते थे। उस समय किसी प्रकार की नल या ड्रिप सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग ज़मीनों को खुदाई कर कर एक नाला तौर पे किया, एक मतलब रास्ते, नहर तौर पे एक रास्ते बनाते थे और उसके माध्यम से हम लोग सिंचाई करते थे। वह पानी कहीं ना कहीं किसी कुएं से निकाल कर फेंका जाता था। क्वेश्चन नंबर उसमें के 3 देखेंगे। मानसून की अनिश्चितता। और देखा जाए तो भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते इसकी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ जो मानसून होता है ना साहब, वो निश्चित नहीं होता है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है, कभी कभी सुखाड़ के संभावना हो जाती है। इस प्रकार से भारत में मानसून अनिश्चित तौर पे होता है, कोई इसका लिमिट नहीं होता है। इस तौर पे कह सकते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता के भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे आज के लास्ट प्रश्न होगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हरित क्रांति जो शब्द है ना साहब, हरियाली, मतलब हरियाली में क्रांति लाई गई थी हरित क्रांति के मुताबिक। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोंड के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति आने से पूरी दुनिया में और भारत में भी बेतहाशा वृद्धियाँ हुई थी अनाजों को लेकर। ठीक है। इस हरित क्रांति के जनक भारत में देखा जाए तो डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और पूरी दुनिया में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन या खाद्य उत्पादन से है, ये बात याद रखेंगे। जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। हरित क्रांति से समझते क्या है आप? सीधे कहेंगे हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। इस क्रांति के फलस्वरूप मुख्यतः नए नए बीजों, खादों और उर्वरकों एवं तकनीकों की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में बेतहाशा वृद्धि हुई। यही क्रांति हरित क्रांति कहलाती है, जो 1960 के दशक में आई थी। सही बात है। हरित क्रांति के आने के उपरांत मतलब फसलों में इतना बेतहाशा वृद्धि हुआ ना साहब कि नए नए बीज आए थे, नए नए उर्वरक आए थे, नए नए खाद आए थे, नई नई तकनीकी आई थी, और चारों का यूज कर कर हम लोग इतना बेतहाशा तौर पे खेती किया कि 500% देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक चैलेंज की बात है कि 500% गेहूं का उत्पादन हुआ था। यानी हरित क्रांति के आने के उपरांत सबसे बेतहाशा वृद्धि हुआ तो वो था गेहूं। इस तौर पे पंजाब जो राज्य था भारत के दूसरे स्थान पर आ गया था गेहूं उत्पादन को लेकर। सोच लीजिए, हरित क्रांति की कृपा से। नहीं, हरित क्रांति आने से बेतहाशा वृद्धि हुआ, बहुत से फायदा हुआ, किसान चाचा एकदम खुश हुए। यही क्रांति आपका हरित क्रांति का रूप ले लिया, जो भारत में बेतहाशा मुनाफा हुई। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।